अच्छे से जवाब दिया है। आज का दिन थोड़ा सा सब लोग एक साथ रहने का है, इसलिए हम थोड़ा इधर आ गया है। सर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डोनर मिनिस्ट्री का गठन किया था और डोनर मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी को देश के मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयास किया। 70 वर्ष से अधिक समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। मेरा प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट को आगे आने वाला 10 साल में हमारे जो विकास का गति है, बाकी जो स्मार्ट सिटी है, डेवलप सिटी है, उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट को एक समान तरीके से आगे लेके जाने के लिए डोनर मिनिस्ट्री का क्या योजना है और नेसित से लेकर के पीएम डिवाइन तक जो भी योजना नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है उसमें बढ़ोतरी का क्या उनका प्लान है, ये मैं जानना चाहता हूं महोदय। सर, सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। सर, पूर्व में उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के आखिरी टापू के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो दृष्टिकोण उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति होता था, उसे भारत का पहला अंग बनाने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये मात्र वाक्य नहीं है सर, क्योंकि अगर हम आंकड़ों को भी देखें तो हम लोगों का जो बजटरी एलोकेशन है 54 मंत्रालयों का, उन 54 मंत्रालयों में जहां 27,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन होता था 2004 से 2014 तक, आज वो बजटरी एलोकेशन 91,000 करोड़ प्रति वर्ष हो चुका है, जो 3.5 गुना है। और उसके विरुद्ध जो खर्चा, क्योंकि एक बात होता है सर आउटलेस का, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आउटकम्स, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आउटकम्स पर आधारित है। तो जो 91,000 करोड़ का बजट है पिछले वर्ष, उस बजट के प्रति 1,02,000 करोड़ का खर्चा उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है सर। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। डोनर मंत्रालय को जो माननीय सदस्य ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठित किया था ध्यान देने के लिए, जहां 2,400 करोड़ बजट का आवंटन था, पिछले वर्ष 5,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारे कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के आधार पर आज हमारे 19 रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं 80,000 करोड़ के। जिस उत्तर पूर्वी राज्य में केवल 9 एयरपोर्ट होते थे और उनमें से 2-3 राज्यों में 65 वर्षों में एक विमानतल भी नहीं होता था, उदाहरण के तौर पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आज 17 विमानतल उत्तर पूर्वी राज्यों में आज चल रहे हैं सर। वाटरवेज की हम बात करें, जहां एक वाटरवे होता था, आज वहां 20 वाटरवे हैं सर। और उसी के साथ टेलीकॉम कनेक्टिविटी में भी करीब 4,500 गांव को 4G नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है, और आने वाले दिनों में 5,500 गांव में 4,500 टावर हम लोग लगाने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे के क्षेत्र में, जहां 65 वर्षों में केवल 10,000 किलोमीटर के हाईवे बने थे, 10 साल में 5,500 किलोमीटर के हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई। और ग्रामीण सड़कों को भी जोड़ने के लिए 45,000 किलोमीटर के रोड 50,000 करोड़ रुपए के आधार पर आज उत्तर पूर्व में बने हैं। और इसी के आधार पर सर, जो भारत आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, 7% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है। पर सर, आपको भी आश्चर्य होगा सुनते हुए कि हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 5% जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है, 8% जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है। हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 12% जीडीपी ग्रोथ रेट है सर।
तो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी राज्य भारत को आगे ले जा रहे हैं सर। सर मेरा एक ही सवाल है, ये समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं को समाप्त करने के लिए माननीय मंत्री जी के पास क्या उसका प्लान क्या है? समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं को खत्म करना, समाप्त करना। सर दिलीप जी का प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में हमने मंत्रालय के अंतर्गत जो करीब 1133 प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे 5 स्कीम है डोनर्स के, उनके तहत हमने 2 सिस्टम शुरू की हैं दिलीप जी। पहला तो ये कि हमने थर्ड पार्टी ऑडिट का सिस्टम शुरू किया है। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं उन प्रोजेक्ट्स पे थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम के आधार पर एजेंसी को भेजकर सर्वे किया जाए। सर्वे किस बात की? ये केवल नहीं कि अधोसंरचना बनी है कि नहीं, क्योंकि सफेद हाथी की तरह भी कई बार अधोसंरचना बन जाती है, पर हर मनुष्य और मानवी को उससे लाभ मिल रहा है कि नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूं, अगर कहीं स्कूल बना है या अगर कहीं अस्पताल बना है, यूसी आ गई, सीसी आ गई, तो हम साधारण तौर पर टिक कर लेते हैं कि हो गया काम। पर यह सर्वे टीम जाके देख रही है कि वो अस्पताल से या स्कूल से बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं, टीचर्स हैं कि नहीं, अगर अस्पताल है तो उपकरण है कि नहीं, कितने मरीजों का इलाज हो रहा है। तो ये सिस्टम हमने डोनर मंत्रालय के अंतर्गत हमने आज सेटअप किया है सर। और हमने ये भी तहकीकात की है कि जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग करीब 1.5 साल की अवधि देते हैं उनको समाप्त करने के लिए। केवल रोड्स के क्षेत्र में हम लोग 2 से 2.5 साल देते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है दिलीप जी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा ऋतु सर करीब 5-6 महीने चलती है, तो उस समय में कुछ कार्य नहीं हो पाता, तो उनके लिए हम थोड़ा और समय देते हैं। जो प्रोजेक्ट्स डिलेड है 1.5 साल से ज्यादा या 2.5 साल से ज्यादा, मैंने स्वयं मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि तीव्र गति पर इस पर ध्यान दें ताकि जल्द से जल्द स्वीकृति मिले। स्वीकृति मिलके जब सीसी आएगी तो और राशि हम लोग प्रदेश सरकार को दे पाएंगे। नवचरण माझी। Honorable Speaker, sir, I want to know what are the major achievements in infrastructure in infrastructure in north-eastern India. उपलब्धियों के लिए पूछ रहे हैं, कौन सी उपलब्धियां हैं? सर पिछले वर्षों में 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी की नीति रही है उसके आधार पर अगर हम मुख्य प्रोजेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करें, मैंने विस्तृत तरीके से ये माननीय सदस्य उड़ीसा से हैं जी, ये उड़ीसा से हैं जी, पर उनकी रुचि है सर, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। रुचि ज्यादा उनकी नहीं। All right, viewers, there of course you can see the Lok Sabha proceedings are well underway. It's a packed house. We've just seen these live shots that have been coming in since 11 a.m. Of course, today a very, very crucial bill is going to be tabled in the Parliament. Yes, the Waqf Amendment Bill will be tabled at 12 p.m. in the Lok Sabha. We're being told that 8 hours of discussion has already been assigned for the same. Now, of course, there were leaders from the government who were demanding discussion as short as 4 to 6 hours. Meanwhile, the opposition had in fact mooted for a 12-hour discussion. So, of course, the union government has finally allotted 8 hours. Of course, now what we're seeing is the numbers game is something that is really, really crucial at this point. Does the central government have enough numbers to get the bill passed? Of course, the magic majority mark is 272, but all eyes are, of course, on NDA allies, the TDP and the JDU. However, they have quashed all speculation over their stance on the Waqf bill.
both parties have issued a 3-line whip to their MPs, directing them to be present in the Lok Sabha and support the centre. And of course, we've seen the shots. You can see it's a packed house over there. All the senior ministers are present from the central government. All the leaders are there as well. Meanwhile, the opposition has, of course, presented a united front. They will unanimously oppose the Waqf bill in the parliament. Meanwhile, key leaders from the opposition have been huddling in the parliament. We've seen that a meeting has taken place this morning. Rahul Gandhi, of course, being the leader of opposition in the Lok Sabha, he has chaired this crucial meetings. Congress, Samajwadi Party, NCP, SP, TMC, Aam Aadmi Party, DMK, all of these leaders were present in the opposition huddle. They've, of course, chalked out their strategy for the floor of the House. But, of course, the larger focus still remains how exactly will the numbers stack up. Back to my colleague, Simran Babbar. All right, viewers, from there, in fact, let's put the focus back on what's happening right now in the Parliament, where the remarks are being made by the Union Minister. The Waqf Amendment Bill will be tabled in the Parliament today in just a few